Hello, good afternoon, students. Just a second. I'm sharing something with you. कितने का इसका प्राइस क्या है? Mm. Excuse me, ma'am. I'm entering from a different device. Please let me in as there's Okay, network just a issue. second. Yeah, there is some network issue. That's what even I am trying to figure out. Yeah, are you in? Just a second. Okay, so today we are going to start phase rule, but I don't know why I'm not able to share. Just a second, okay? Just
चलो आज फेज रूल के बारे में बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का एंजाइम वाला पार्ट थोड़ा बचा है, बट फॉर दैट वी विल टेक अदर क्लासेस। बट ये पोर्शन थोड़ा सा स्मॉल चैप्टर है, तो हम आज इसके बारे में स्टडी कर देते हैं। So what is the first idea? Let me add every one of you. What is the first idea that you get when we talk about phase? हाँ सर, अभी अब चल रहा है। बीच में बंद हो गया? हाँ बीच में बंद हो गया था, दोबारा से मैंने क्लास ज्वाइन करी। ठीक है, तो जब हम फेज रूल के बारे में बात करते हैं तो the first thought हमारे दिमाग में आता है what is phase? Phase is basically a physical condition of a system. Phase equilibrium is a topic, और इस टॉपिक में दो तीन डेफिनेशंस है which we are going to talk about, और वही डेफिनेशंस आपके पूरे चैप्टर में यूज होंगे। So the first definition that comes in is your phase. The second definition is the components, and the third definition is your degree of freedom. So phase is, what is a phase? If somebody asks you what a phase is, then phase is a physical state of a system. तो किसी भी सिस्टम का फिजिकल स्टेट अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, so what are the parameters that are needed or what are the variables that are needed to explain a physical state of a system? ये एक्सप्लेन करना कि ये वेपर फेज में है, सॉलिड फेज में है या लिक्विड फेज में है, तो उसके लिए कौन कौन से वेरिएबल्स या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं? The variables or the parameters important are your temperature, pressure and concentration or component. Component. नेक्स्ट जो टर्म आती है फेज में, फेज के केस में या फेज इक्विलिब्रियम में, दैट टर्म इज योर कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स डिफाइंस अबाउट द नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ओके, नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटीज और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ अ फेज इक्विलिब्रियम। जैसे कि हम एक इमेज देखते हैं, ये एक इमेज मैंने लगाई है। व्हाट डू यू सी फ्रॉम दिस इमेज? The first idea that we get from this particular image is it a two component system or a one component system? बताओ आप लोग, how many of you are there? 33 of you are two there. component. Two component system. और फेज कैसे लग रहे हैं? कितने फेज लग रहे हैं? मैम लिक्विड फेज, वन फेज, लिक्विड फेज में, तो फेज एक है, दोनों ही लिक्विड फेज में है, और कंपोनेंट्स कितने हैं? दो कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स इज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आता है बात डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ठीक है, बाई वेरिएंट है, यूनि वेरिएंट है या जीरो वेरिएंट है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या एक्सप्लेन करता है? यह टर्म हम लोगों ने 12th क्लास में पहले भी पढ़ी है, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली द नंबर ऑफ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू fully or completely explain a system. The minimum number, I should add, minimum number of parameters required to explain or to a system, ठीक है। अगर किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ठीक है, और आपके पास तीन जो फिजिकल स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन और कंसंट्रेशन, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट यू नीड टू एटलीस्ट स्पेसिफाई टू वेरिएबल्स, टू पैरामीटर्स टू एक्सप्लेन अ सिस्टम, ठीक है।
अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एक कोई लिक्विड सैंपल है, ठीक है, अगर उसका प्रेशर दिया है, उसका मतलब आपको ये बोला गया है कि दिस पर्टिकुलर सैंपल, ये लिक्विड है, ठीक है, और आपको ये बोला जाए कि दिस पर्टिकुलर सैंपल रिक्वायर्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम टू एक्सप्लेन दिस होल थिंग, ठीक है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, गिब्स स्पेस रूल अभी हम बात करेंगे। अगर उससे रिलेटेड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो दैट मीन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीटली explain the system to anyone or to report about the system in any document, you need to mention 2 things. 2 things can be any one of these: temperature, pressure, concentration, or composition, but you need to explain the 2 things. So let's just say temperature and pressure. तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन करता है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में सॉलिड लिक्विड फेज है या फिर लिक्विड गैस फेज है, तो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन करता है 2 पैरामीटर्स या नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स टू एक्सप्लेन दैट सिस्टम कंप्लीटली। जैसे कि एक आइस है, एक सॉलिड फेज है, तो उसके लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड है, दैट इज द स्टडी व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो फेज का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि फेज इज नथिंग बट अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए: टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन या कॉम्पोजिशन। कंपोनेंट्स मतलब कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अगर वाटर ही है किसी एक सिस्टम में, जैसे कि हम 1 कंपोनेंट सिस्टम अभी स्टडी करेंगे, अगर वाटर ही है तो दैट मींस इट्स 1 कंपोनेंट सिस्टम। इफ इट्स अ सिल्वर लेड सिस्टम देन इट्स अ 2 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स है, ये आप क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते थे, सो आई हैव रिटन द टर्म्स हियर सो यू कैन लर्न देम, डेफिनेशंस आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका गिब्स स्पेस रूल। Gibbs space rule basically tells you about the relationship between the components, phase, and the degree of freedom. Okay, so Gibbs space rule की एक derivation है, so we are not doing that derivation because it's not there in your syllabus, but I will just state the rule for you, which is applicable in your course. So what is the Gibbs space rule? Gibbs space rule is F is equals to C minus P plus 2. Okay, this is your Gibbs space rule. So what is F? F is degree of freedom. C is your components and P is the number of phases. Okay, so when you have these 3 parameters, any of the 2 parameters, you can calculate the third one. So we are going to apply this for 1 phase system as well as for 2 phase system. तो जब आप स्लाइड में देखेंगे for 1 phase system, the variables that are needed are 2. जो फर्स्ट इसमें फर्स्ट 1 component system में जब हम देखते हैं, so what is the formula that we are having? We are having P your phases plus degree of freedom is equals to components plus 2. So what is these 2? 2 is the number of variables. Now this number of variable changes to 1 in your 2 component system. तो ये क्यों होता है? That we will talk about in your when we draw the graph. Okay. तो phase rule के advantages और disadvantages है. So what are the advantages? The advantages are to explain or classify the state of equilibrium of a system such as phase, components and degree of freedom. Phase rule is not applicable to macroscopic systems. I am talking about the last point in advantages. Phase rule is applicable to macroscopic systems. Therefore, molecular structures are not compulsory for consideration. It explains the behavior of system when variables of pressure, temperature and concentration are changed. ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए ही एक्सप्लेन करता है। इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और स्लो रीचिंग जो सिस्टम्स होते हैं जिसका कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत स्लो है, वहां पे phase rule is not applicable. So you can go through these advantages and disadvantages, but let's just talk about your
वन कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आई वांट टू टेल यू दिस वन पर्टिकुलर ग्राफ फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू till I rub the board, please just have a look at this graph. Then I will explain it. Let's just discuss about this particular graph. Phase rule में जो आपके सिलेबस में वन और टू कंपोनेंट सिस्टम्स हैं, सो द एग्जांपल फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम इज फेज। पता चल गया क्या होता है? फेज इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। सिस्टम क्या मतलब? सिस्टम मतलब अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, सो फेज इज एक्सप्लेन्स यू अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, दूसरा उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं? जो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है वो टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन और एंड कंपोजिशन है। कंपोनेंट्स मतलब कौन कौन से एंटिटीज या कौन कौन से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें पार्ट ले रहे हैं फेज में। तो जब हम वाटर की बात करते हैं, सो वी नो वाटर इज H2O और उसके डिफरेंट फेजेस हैं। लिक्विड फेज है, सॉलिड फेज है, वेपर फेज है, बट दिस होल ग्राफ इज about only one component and that is H2O. So this particular water system is an example of one component system. और जब हम सिल्वर लेड सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज अ टू कंपोनेंट सिस्टम। ओके, सो अभी इस ग्राफ को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ड्रॉ करते हैं बोर्ड पे। आप लोग भी प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज कीप अ पेपर एंड अ पेन विद यू सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस फेज दिस पर्टिकुलर सिस्टम बेटर। ठीक है, तो जब भी हम किसी फेज रूल में की बात करते हैं, हम बात कर रहे थे वन कंपोनेंट सिस्टम की, गिब्स फेज रूल की बात कर रहे थे। तो वन कंपोनेंट सिस्टम में गिब्स फेज रूल दैट वाज एप्लीकेबल फॉर F is equals to T minus T plus 2. So what were the two variables? The two variables were your temperature and pressure. ठीक है, यही दो वेरिएबल है। अब इस ग्राफ टू तो जब एग्जामिनेशन में ये ग्राफ आएगा, so what you are going to do and how you are going to explain it, let's just start with that. Okay, पहले तो यहाँ पे 273 distances because we are talking about temperature on this scale, so it starts from -273 to 374. ठीक है, अब on the y-axis we are talking about pressure. So we will mark pressure on this side. Now, at what temperature does water freeze? Water freezes at 0 degrees Celsius. And what is the triple point that is given? It's your 0 point. I'm talking about the x-axis, so please follow the x-axis with me. I'm talking about the triple point, which is your 0.0075. So let's just mark it. This is not 0 degrees. 0.075. Okay. Now, what is the boiling point for water? Please mark it later. So, at the triple point, let's just mark a point here. This is your triple point. So, triple point, students, triple point is the temperature at which all the three phases, which phases? Solid, liquid, and gas, solid, liquid, and vapor, they exist in equilibrium. So that point is called your triple point. Triple point, all three phases. Okay. So we are going to take this and we are going to draw a curve like this. This is your triple point. Now we have to mark the freezing curve or the freezing point. So what we are going to do? We are going to take a point here, which is directly above your 0 degrees Celsius, and mark it like this. So what is this? This is your freezing curve. A curve which tells you
that this is your vapor curve and this is your OB is your solid curve, sublimation curve. Okay. ये तीन कर्व्स है. इसके बाद दिस इज योर मेटास्टेबल और सुपर कूलिंग कर्व. ठीक है. मैम वो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. हाँ 0 कॉरेस्पॉन्ड करेगा. ठीक है. Somewhere it has gone beyond 0, but you can just take it in this direction. I am arbitrarily just measure it like this. यहाँ से इतना होगा, so it is going to fall somewhere near your 1 atmosphere. ठीक है. तो 0 से 0.075 के बीच में आना चाहिए वो point at 1 atmosphere. So for my own easiness, I have marked it like that. ठीक है. Because we have to keep the slope steep. Otherwise, if you take it like this, if you are going to mark it like this, then the slope will change. But we have to represent that the slope is steep. So I have taken this point 0 and just taken an arbitrary point here. Now we are going to take the pressure. So the pressure at the triple point is, what is it given in the graph? Triple point के corresponding pressure क्या है? Y axis पे देखो. ट्रिपल पॉइंट के corresponding pressure मैम क्या है? 4.58. हाँ 4.58 mm. What is the pressure corresponding to your 1 atmosphere? 1 atmosphere से corresponding जो भी लाइन जाएगी, that tells you about your freezing point and the boiling point. So let's just mark 100 here. Okay. Graphically इसको represent कर लेना. So at whatever the temperature is at 1 atmosphere that intersects your freezing curve is your freezing point. At 1 atmosphere, whatever the temperature intersects at your vaporization curve, that is your boiling point. ठीक है. इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लो. अब इसमें 3 फैक्टर्स हैं इस पूरे कर्व में, इस पूरे फेज रूल के डायग्राम में 3 फैक्टर्स हैं. फर्स्ट इज योर एरिया, सेकंड इज योर कर्व, third is your triple point, and fourth is your metastable curve. So what does the area, this particular area, let me just mark it as O. So what does the area COA tells you? This area, this particular area. This particular area that lies between your between your freezing curve and your vaporization curve tells you the liquid state of a system. Water present in between these conditions is in what phase? Just look at the graph and let me know. Is in liquid phase. अब बात आती है BOC की, इस वाले एरिया की. ठीक है. सो वाटर प्रेजेंट इन दिस एरिया between your freezing curve and your sublimation curve is in solid phase or ice. Okay. Now the last part is your BOA. So any water present in this area is in what form? Between your sublimation curve and your vapor phase, it is in what form? It is in vapor form. दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. The curve O and A is your vaporization curve. इस कर्व के अक्रॉस, इस कर्व को अगर हम ट्रैवल करेंगे from O to A, this curve tells you that the water exists in equilibrium in 2 phases, liquid and vapor. So when you travel along this path, to travel along this data information, what you will observe that the water exists in equilibrium. कौन से phases का equilibrium? Liquid and vapor.
ठीक है। सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस अगर आप इस टेम्परेचर और प्रेशर को स्कैन करते हुए ट्रैवल करोगे, ठीक है, यू टेक दिस प्रेशर एंड यू ट्रैवल टू अ सर्टेन पॉइंट एंड यू correspond with corresponding pressures and temperature, ठीक है, दोनों का y और x का एक डेटा सेट आएगा. So if you travel along this particular curve, you will observe that the water exists in equilibrium in two phases, liquid and solid. ठीक है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट करता है. कर्व्स क्या स्टेट करते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट करते हैं. स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. एरिया रिप्रेजेंट्स ओनली वन फेज, जैसे कि COA. दिस पर्टिकुलर एरिया जो मैंने डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है, दिस shows you single phase which is your liquid. Okay, but if you travel along these conditions of temperature and pressure, okay, because यहाँ पे एक पॉइंट अगर मार्क करोगे तो एक प्रेशर मिलेगा, एक टेम्परेचर मिलेगा. So if you travel along these conditions of temperature and pressure, you will observe that water is existing in equilibrium in two phases. So जब vapor phase की बात करेंगे तब water is existing in liquid and vapor phase. जब freezing curve की बात करेंगे then water is existing in solid and liquid phase. जब हम freezing point की sublimation curve की बात करेंगे then water is existing in two phases. First is your vapor and then is your solid. तो curves जो होते हैं, एरिया रिप्रेजेंट करता है सिंगल फेज को, कर्व रिप्रेजेंट करता है सिंगल इक्विलिब्रियम को, दो फेजेस के इक्विलिब्रियम को. ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत करना एग्जाम में. एरिया ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ सिंगल फेज, whereas curve the curves, be it OB or be it OA or OC, they represent equilibrium between the two phases that lie above and below them. तो इसको रखने का जरूरत नहीं है. ये यहाँ पे आप पहले एरिया मार्क कर दो. दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज वेपर. एंड व्हेन यू ट्रैवल across these points, across these curves, just look at the phases above and below and you can easily figure out कि कौन से phases equilibrium में है. तो vaporization के केस में liquid is above, vapor is below. तो ये दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में अक्रॉस दीस डेटा पॉइंट्स. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब आती है बात ट्रिपल पॉइंट की. ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन है जहां पे कि तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम में है. अगर इसमें से अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे या प्रेशर चेंज कर देंगे या स्लाइट वेरिएशन कर देंगे तो दोनों में से एक फेज, तीनों में से एक फेज विल डिसअपियर. ठीक है, दैट इज योर ट्रिपल पॉइंट. सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक मार्क किया था मेटास्टेबल कर्व. ठीक है, डॉटेड लाइन से ग्राफ में भी शोन है. दिस इज योर मेटास्टेबल कर्व. सो व्हाट डज मेटास्टेबल कर्व रिप्रेजेंट? अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे वाटर को आप कूल करेंगे, अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे वाटर को कूल करेंगे, कंडीशन इज दैट वाटर इज प्योर, देन it is possible to cool the water without freezing it. ठीक है, जैसे कि अगर एक बहुत प्योर वाटर आपने ले लिया, ठीक है, और उसको आपने फ्रीजिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे कूल करना शुरू किया, सो इफ द वाटर इज वेरी प्योर then it will not solidify, but only a slight change of temperature or pressure or any impurity might change its state. So this particular state where you can supercool the water without solidifying it is your metastable state. तो ये आपका वन फेज सिस्टम का एक डायग्राम है. इसको दोबारा से मैं बता देती हूँ. You have to take the temperature on x-axis, pressure on the y-axis, and you have to draw the corresponding graph. So when we start with the triple point at 0.0075, then from O to A is your vapor pressure curve, O to C is your freezing curve, and O to B is your sublimation curve. ठीक है, इन कर्व्स के बीच का जितना भी एरिया है that is called area under the curve. ठीक है, इसको जो टर्म देते हैं that is your area under the curve. So area under the curve, this particular area shows you a phase, a single phase. So when we talk about this region between this particular thing is your liquid phase, similarly vapor, and your solid.
And I talked about the curves. When we talk about the curve represents your state of equilibrium between the two phases. ठीक है, तो वेपर प्रेशर के कर्व की जब बात होगी तो लिक्विड एंड वेपर इज इन इक्विलिब्रियम, सिमिलरली दी अदर टू। तो ये आपका पूरा डायग्राम एक्सप्लेन हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और है व्हिच यू कैन सी, व्हिच इज योर dashed line at 218. Just have a look at it here. Dashed line at 218. Let's just mark it 218 atmosphere. Okay. So this is dashed line is taken up to point A. You can just see it in the graph. So what is this particular pressure 218 atmospheres and corresponding temperature 374 degrees Celsius telling you? Any student, any idea? Let's just make this class interactive. Let me ask you questions now. ग्राफ में देखो 218 से corresponding एक dash line follow कर रही है towards the x-axis and that line is touching your point A. ठीक है, and the corresponding temperature for that point is 374 degrees Celsius. So this particular temperature tells you the critical temperature or the temperature at which the highest temperature at which the liquid can occur or be present in a any liquid can be present in a liquid phase. ठीक है, जैसे कि आप वाटर की बात कर रहे हो, आप बॉईल कर रहे हो, ठीक है, you are increasing the temperature, but there will be one point जहाँ पे कि there will be no difference between liquid and vapor phase and only liquid phase will be visible. So that particular temperature is called your critical temperature. Okay, so let's just look at this slide. इस ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? इस ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट ने अभी फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछा था। फ्रीजिंग पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट में डिफरेंस दिख रहा है? If you look at the slope of this particular curve, it's very steep and there is a difference between the freezing point and your triple point. So triple point is at 0.0075 and freezing point is much less. It might be having some value, but it's between your 0 degree Celsius and your triple point. ठीक है, तो एग्जैक्ट डिपेंड करेगा कि वाटर की कंडीशंस कैसी है, वेदर इट्स प्योर और वेदर इट्स हैविंग सम इम्प्योरिटीज, ये तो वी ऑल नो इट। ओके, सो ये ग्राफ आपका एक्सप्लेन करता है वन कंपोनेंट सिस्टम फॉर अ फेज रूल, और इसमें तीन एरियाज हैं विच इज योर एरियाज, कर्व्स एंड ट्रिपल पॉइंट। तो एरियाज आई हैव टोल्ड यू, दीज एरियाज रिप्रेजेंट द सिंगल फेज, कर्व्स रिप्रेजेंट द टू फेज बिकॉज ये इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, देन देयर इज अ थ्री फेज सिस्टम विच इज योर ट्रिपल पॉइंट। तो जब अब इसी कंडीशन में वी आर गोइंग टू अप्लाई द गिब्स फेज रूल। ओके, let's just do that. Let me see if I can move the camera. Yeah. Okay, fine. When we talk about area, what type of system is it? Area क्या explain करता है? Is there one phase or two phase? बताओ। मैम वन फेज। One phase. तो जब हम गिब्स फेज रूल की एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे, तो what are we having? What are the number of components? Number of components is 1. For number of phases is 1, and then your it's 2. So 2. So in order to explain the area or in order to explain a single phase, you need to provide two parameters, that is your temperature and your pressure. Okay, you have to explain, you have to give both. Let's talk about the curves. So what is a curve? Curve is a two-phase or a single-phase system. टू फेज। कोई और क्यों नहीं बता रहा? I am not able to recognize the voice. Curve is a two-phase system. So we are going to use this again here, and F is equals to
component is 1, phase is 2. So what do we have? Now, मैम 1. So this is a univariate system. So when you have to explain a curve, you can give either temperature or pressure. Okay. मैम ये 2 So क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इसमें पैरामीटर. जब हम गिब्स फेज रूल की बात करते हैं, so 2 is the number of variables that is required. ये पूरी derivation है गिब्स फेज रूल की, which we are not doing here. So I have given you the formula. So F is the degree of freedom, C is the component, P is the pressure, and 2 is the number of variables that need to be explained in order to completely inform about your one component system. अगर ये component system change हो जाएगा या फिर आपने कोई एक पैरामीटर फिक्स कर दिया, यानी कि जैसे कि लेट्स जस्ट सपोज टेम्परेचर या प्रेशर फिक्स कर दिया आपने, 2 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 वेरिएबल्स की, सॉरी डोंट कंफ्यूज इट विद कंपोनेंट्स, माय बैड, we are talking about 2 variables, temperature and pressure. So if you given a condition कि आपने किसी भी सिस्टम का प्रेशर अगर फिक्स कर दिया, so this particular 2 will change. Okay, so we are going to talk about it further, but this is how you can solve for one component system, जहाँ पे कि you can explain the graph, the area under the curve, and you can use the Gibbs phase rule to calculate the degrees of freedom. ठीक है, तो ये आपका वन कंपोनेंट सिस्टम है. अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी लेटर ऑन, बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज द गिब्स फेज रूल. अब जैसे ट्रिपल मैम, पॉइंट है, हाँ मैम? एक मिनट, हाँ हाँ बोलो. मैम जब सेकंड केस में हमारा एफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 आई है, हाँ हाँ इसका मतलब हमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी. हाँ, अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर देंगे, जैसे कि हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं विच इज अलोंग द कर्व, तो हम उसका अगर प्रेशर मेंशन भी नहीं करते हैं तो भी वी नो इट दैट इट्स एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. वहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. ओके, सो इस टाइप से है. तो जब मेटास्टेबल कर्व की बात करते हैं, सो मेटास्टेबल कर्व में इट्स गिवन दैट इफ वाटर इज प्योर इट इज पॉसिबल टू कूल इट फर्दर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, and even like if on slight disturbance this water changes to ice solid phase, such a system is called your metastable system. मतलब कि अगर आप 0 डिग्री से बिलो अगर वाटर को कूल कर सकते हैं विदाउट सॉलिडिफाइंग इट, देन दैट सिस्टम इज योर मेटास्टेबल सिस्टम, बट द कंडीशन इज दैट वाटर शुड बी प्योर. ऐसे ही ट्रिपल पॉइंट है. ट्रिपल पॉइंट इज अ कंडीशन जहाँ पे कि तीनों फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं और इस कंडीशन के फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं, यानी कि टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से में से एक भी कंपोनेंट चेंज करने से योर सिस्टम विल चेंज और कन्वर्ट इनटू अ डिफरेंट फेज. ओके, 3 में से कोई भी एक फेज डिसअपीयर हो सकता है. ठीक है, ऐसे ही अब आता है आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम. सो 2 कंपोनेंट सिस्टम के एग्जांपल्स है योर सिल्वर एंड योर लेड. सिल्वर लेड सिस्टम, ठीक है. तो 2 कंपोनेंट सिस्टम की एक बार पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल, फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम द फेज रूल चेंजेस टू 4 minus p, or in simple terms it can also be called as f is equals to c minus p plus 2. So one should be talking about Gibbs reduced phase rule. ठीक है, स्टूडेंट्स एक कॉपी में आप मार्क कर लो कि if an examination you are going to mention about 2 component system, then mention about this reduced phase rule. ओके, अब इस क्वेश्चन ही आता है कि reduced phase rule यूज क्यों करना पड़ता है. ठीक है, जब हम 2 कंपोनेंट्स की बात करते हैं, अभी तो हम वाटर की बात कर रहे थे जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन एक पैरामीटर नहीं था, या अमाउंट ऑफ 2 मिक्सचर्स. ठीक है, वाटर एक बीकर में आपने एक मेजर्ड अमाउंट ऑफ वाटर लिया और उसको आपने डिफरेंट टेम्परेचर्स और प्रेशर्स पे उसको ट्रीट करना शुरू किया एंड वी गॉट दिस ग्राफ. टेम्परेचर वेरी करते गए, प्रेशर वेरी करते गए, और जो डेटा पॉइंट आपके पास आए, जो डेटा आपके पास आया, यू प्लॉटेड इट एंड यू फाउंड दिस ग्राफ. ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, और ये डिफिकल्टी ये है कि अब आपके पास 2 कंपोनेंट्स हैं और दोनों ही डिफरेंट कंपोजिशन में है. मतलब ए की एक कॉन्सेंट्रेशन है, बी की एक कॉन्सेंट्रेशन है, और दोनों को आपने एक मिक्सचर बना दिया. तो जो तीसरा पैरामीटर है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इज योर concentration.
So in addition to temperature and pressure, concentration is a third variable required for explaining the system completely. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि दो कंपोनेंट्स है, दोनों का मिक्सचर बन गया है और दोनों में यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन द कंसंट्रेशन. तो जब भी तीन कंपोनेंट्स या तीन वेरिएबल्स होंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ आर यू गोइंग टू यूज? यू आर गोइंग टू यूज अ 3D ग्राफ. ठीक है, तो कि अगर एक पे टेम्परेचर ले लिया, एक पे प्रेशर ले लिया, तो एक पे कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा. So in order to simply, can you just see that what I drew? Okay, yeah, I drew this. Okay. So अगर तीन components, जब pressure temperature curve था, तो this was a 2D curve. Okay, so you were able to explain or draw it easily. But when you talk about a 3D curve, in that case, in order to simplify it, in order to provide simplicity to it, because 3D drawing and 3D explanation of things was not easy back then. So what did the Gibbs phase rule did, or what did they do? They fixed one parameter, and what was that one parameter that they fixed? That parameter was your pressure. ठीक है, टेम्परेचर पे तो कंडीशंस चेंज हो टेम्परेचर के corresponding conditions चेंज करना मेजर कर रहे थे, but one component that they have fixed is your pressure. So what kind of diagrams you can draw? You can draw either isothermal diagram, which is a pressure and concentration diagram at constant temperature, isolethal diagram, which is a pressure and temperature diagram at constant concentration or constant composition. So for a condensed system, जो आप reduce कर रहे हो या constant pressure आप ले रहे हो, just in order to simplify the whole study, you have Gibbs phase rule was reduced and only one component was needed to explain the system. ठीक है, so pressure को कांस्टेंट कर दिया. कितना कांस्टेंट किस पे रखा? 1 एटमॉस्फेयर पे रखा, और उसके बाद सारी फेज की स्टडी करी. जैसे कि आपको दिखा देती हूँ मैं, ये एक सिल्वर और लेड का मिक्सचर है. ठीक है, डिफरेंट कॉम्पोजिशंस में है, और इस मिक्सचर को आपने एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज में यू हैव हीटेड इट अप. ठीक है, सो और ये कर्व रिप्रेजेंट करता है 100% सिल्वर ऑन दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 100% लेड ऑन द राइट हैंड साइड. सो हाउ दीज टू आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड, that is the matter of study. But जो Gibbs phase rule applicable है, that is your reduced Gibbs phase rule. And why this task was done, why this one component was reduced, in order to incorporate the composition factor. वरना यहाँ पे you have to add composition, या यहाँ पे अगर आपने composition लिखा है तो you have to add a pressure curve also, जो कि drawing में या explanation में it was difficult. So in order to simplify that, they changed the Gibbs phase rule or made it a reduced Gibbs phase rule. तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेरिएबल्स को स्टडी करते, तो you should have written it 2 here, but if you have taken one variable constant, then you have kept it as 1 here. So you have removed the variable for pressure. So pressure constant है, इसलिए we are only talking about your composition and your temperature. Okay, so let's just talk about your silver lead system. The silver lead system is in the solid state, do not react chemically to form any compounds. तो जब भी हम phase rule की बात करेंगे silver lead system में, so that this tells you that these two compounds, silver and lead, are not reacting with each other. क्योंकि अगर react होते तो फिर कुछ chemical products form कर देते, and that would have been difficult for us to study. A molten mixture of both the